अपने चैनल पर एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बूस्टर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर को 1 बाय 1 डिस्कस करा रहा हूं। आज हमारे 2023 के 25 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भारत की जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत के जनगणना संगठन के द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? 1991 में, 2001 में, 1981 में या 2011 में? तो देखिए 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण 2011 में किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब थोड़ा जनगणना से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। देखिए ये तो हमारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था, लेकिन हमारा स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना थी। ये हमारी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, लेकिन 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। 1872 में किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना करवाई थी। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा पूरी तरह से जनगणना यानी कि औपचारिक जनगणना जो कराई थी, नियमित तौर पर जनगणना जो कराई थी, वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 ईस्वी में। कब कराई थी भैया? 1881 ईस्वी में, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, तो प्रथम स्वतंत्र जनगणना हुई कब थी? 1951 में प्रथम स्वतंत्र जनगणना हुई है, और 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी भैया? 1977 ईस्वी में हुई थी। अब बात आती है भैया, भारत में जनगणना के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अब सबसे पहले 1830 में डैक में पहली जनगणना करवाई थी। कहां पर करवाई थी? डैक में। हेनरी वाल्टर को जनगणना का जनक कहा जाता है। देखिए विश्व में सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जो कि स्वीडन ने 1749 में विश्व में सबसे पहले जनगणना कराई थी। और इसी के अलावा जनगणना से रिलेटेड हमारे आर्टिकल, जनगणना से रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल 246 है, यानी कि 246 है, और इसको संघ सूची के विषय में रखा गया है। यानी कि जो जनगणना करवाती है वो केंद्र सरकार करवाती है। और 11 की जनगणना के आयुक्त कौन है? 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वो थे सीएम चंद्रमौली। कौन थे भैया? सीएम चंद्रमौली थे। आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है। अब बात आती है भैया 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ भारत की आबादी थी, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहां पर रहा है? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मेघालय में रहा है, जो कि 27.9% रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? अमेरिका का एक मामला दोहरी नागरिकता, इससे आपको क्या इससे आप क्या समझते हैं? दो देशों के साथ दो राज्यों की नागरिकता? नहीं भैया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, दो देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ। ये बिल्कुल सही है भैया। देखिए अमेरिका में दो नागरिकता लेनी पड़ती हैं। एक तो आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, और इसके अलावा अमेरिका की आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की आपको अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो अमेरिका में दो तरह से नागरिकता ली जाती है, एक तो देश की और एक राज्य की नागरिकता ली जाती है। लेकिन अपने भारत में केवल भारत सरकार की ही नागरिकता ली जाती है, केवल भारत की नागरिकता ली जाती है। देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां के देश के साथ साथ राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है, और हम केवल भारत के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। केवल राज्य के हम निवासी हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, भारत में नागरिकता अधिनियम जो हुआ था, कौन से भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नागरिकता अधिनियम कौन सा है? वो नागरिकता अधिनियम 1955 का है। कौन सा भैया? 1955 का है, याद रखेंगे। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कितनी विधियां भैया? 5 विधियां हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने की, आपको याद रखना पड़ेगा। पांचों विधि देखेंगे। सबसे पहले जन्म के आधार पर, आपने भारत में जन्म लिया तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा वंश के आधार पर, यदि आपके माता पिता भारत के हैं और आपने जन्म लिया कहीं विदेश में जाकर, कहीं अमेरिका वगैरह में जन्म लिया, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर, इसमें 7 साल लगातार भारत में रहना होगा, ये पंजीकरण के आधार पर है। देशीकरण के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि जैसे कि अगर भारत सरकार के द्वारा किसी भूमि पर अधिग्रहण किया जाता है तो उस भूमि पर रहने वाली जनता को नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? 5 विधियां, आपको याद रखना होगा ये सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन दो फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो कौन सा युग्म इन दो फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? चावल मक्का, गेहूं चावल, कपास नील, बाजरा गेहूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया गेहूं चावल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं चावल इन दो फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है। भारत के पहला चरण, हरित क्रांति का पहला चरण। हम थोड़ा हरित क्रांति के बारे में देखेंगे। देखिए हरित क्रांति, हरित हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना होगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। कौन है भैया? एम एस स्वामीनाथन है। एक आती है बात, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। ये आपको तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने होंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब भारत में हरित क्रांति का केंद्र कहाँ पर है? शामली में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत में हरित क्रांति का केंद्र है, आपको ये भी याद रखना होगा। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में, जो कि 1966 से हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। और जो पहली हरित क्रांति में के उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग पर जोर दिया गया था। हाई यील्ड वेराइटी के बीजों पर जोर दिया गया था, आपको याद रखना होगा भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा पहली हरित क्रांति में मोटे अनाज पर जोर दिया गया था, ठीक है। और दूसरी हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों पर जोर दिया गया था। दूसरी हरित क्रांति में किस पर जोर दिया गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों पर जोर दिया गया था, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? जो कि एक वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की अवधि थी 606 से लेकर 647 ईस्वी। कौन सी थी भैया? 606 से लेकर 647 ईस्वी, आपको याद रखना होगा। हर्षवर्धन ने शासन किया था 606 से लेकर 647 तक शासन किया था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। क्या बनाई थी भैया? कन्नौज बनाई थी, आपको याद रखना होगा। वैसे वर्धन वंश की राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। और वर्धन वंश के संस्थापक जो थे वो थे पुष्यभूति वर्धन। कौन थे भैया? पुष्यभूति वर्धन वर्धन वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी थी थानेश्वर। इनकी राजधानी क्या थी भैया? थानेश्वर। लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इसके पीछे एक कारण भी था, वो मैं भी कारण बताऊंगा। देखिए पुष्यभूति वर्धन के बाद शासक बने थे प्रभाकर वर्धन। कौन बने थे भैया? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वर्धन के बाद शासक बने थे। और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। 3 संतान कौन थी? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री इनकी बहन थी। देखिए कन्नौज उनकी राजधानी बनाने के पीछे कहानी थी। देखिए इनकी बहन थी राजश्री। तो इन्होंने राजश्री का विवाह करा दिया था कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से। किससे करा दिया था भैया? ग्रहवर्मन से करा दिया था, जो कि कन्नौज का शासक था। लेकिन क्या हुआ कि वहां के मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री वहां से भाग गई। कन्नौज छोड़कर राजश्री भाग गई। फिर राजवर्धन गए, राजवर्धन ने जाकर देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन फिर राजवर्धन की हत्या कर दी, बंगाल के शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। फिर हर्षवर्धन गए वहां पर, फिर हर्षवर्धन ने जाकर किसकी हत्या कर दी? शशांक की हत्या कर दी। और हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। किसको राजधानी बना दिया भैया? कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया, याद रखेंगे। अच्छा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी थे। और अच्छा साहित्य प्रेमी थे तो उन्होंने कुछ लिखा भी होगा, इनकी कुछ रचनाएं भी होंगी। ये बिल्कुल है इनकी रचनाएं। कौन कौन सी इनकी रचना देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। कौन कौन सी भैया? नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। अच्छा और हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ये आपको याद रखने भैया। दरबारी तो आपको बहुत ज्यादा याद रखने, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। कौन थे भैया? बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट की 2 पुस्तकें कौन सी थी? बाणभट्ट की 2 पुस्तकें थी, कादम्बरी और हर्षचरित्र। कौन सी भैया थी? 2 पुस्तकें, कादम्बरी थी और हर्षचरित्र बाणभट्ट की 2 पुस्तकें थी। और हाँ, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री वेहनसांग भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेहनसांग भारत आया था। तो वेहनसांग की एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखेंगे। इसका नाम है सी यू की। वेहनसांग की रचना का क्या नाम है भैया? सी यू की। वेहनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, आपको याद रखना होगा। और हर्षवर्धन का शासन लगभग पूरे उत्तर भारत में था, कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो। अच्छा, फिर हर्षवर्धन ने दक्षिण की तरफ अभियान चलाया। और किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक थे पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया। और ये अब दक्षिण भारत के अभियान में सफल नहीं हो पाए। और इसकी जानकारी हमें मिलती है एहोल अभिलेख से। इसकी जानकारी मिलती है किससे मिलती है भैया? एहोल अभिलेख से मिलती है, याद रखेंगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपाई ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग या डिगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो किस बायोस्फीयर रिजर्व में ड्यूगोन और समुद्री कछुए पाए जाते हैं, आपको इसका जवाब देना है। देखिए ऑप्शन है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, शेषचलम, पंचमढ़ी या फिर मन्नार की खाड़ी। देखिए जो बायोस्फीयर जो समुद्री कछुए डिगोन जो पाए जाते हैं वो मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं भैया। किस में पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है इसका आपको नाम बहुत जरूरी याद रखना है। क्यों भैया इसका इसका नाम क्यों याद रखना है? इसका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इसको जुलाई 2016 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने पर भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल बन गया है। ये विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल होने वाला भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल बन गया है। अब बात करें थोड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो हमें पता होना चाहिए भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने भैया? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा भी है? कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फिर आता है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। फिर है कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है। फिर दिबांग दिबांग है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर मानस है, मानस आपका असम में है। और डिब्रू शिखोवा भी असम में है, जो कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना होगा। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भैया? सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है नोकरेक जो कि मेघालय में स्थित है। कौन सा भैया? नोकरेक। ठीक है, आगे देखेंगे आगे हमारे पास पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश में। एक और है मध्य प्रदेश में, जिसको बोलते हैं पंचमढ़ी। ठीक है, पन्ना और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और है अचाकमार, ये अमरकंटक में है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है अचाकमार। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है कच्छ, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा भी है? कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व है। बात करेंगे 12 की, 12 में सिमलीपाल है जो कि उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल, और सिमलीपाल के बाद सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और है शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा है अगस्त्यमाला, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तीनों में स्थित है। ठीक है, एक है नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी है, नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत का पहला यानी सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? 1986 इसमें जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना 1986 इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा भी है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा फिर मन्नार की खाड़ी है जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है। और है 18 में ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा भी? ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसमें कौन सा भैया कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसको 2005 में धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 2005 में धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, माथेरन हिल रेलवे या फिर कालका शिमला रेलवे? तो ये है भैया नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये एकमात्र रैक रेलवे है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, आपको याद रखना होगा। अच्छा, बात हो रही है थोड़ी यूनेस्को की, तो हम यूनेस्को के बारे में देखेंगे। देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या भैया फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी भैया? यूनेस्को की स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई है तो इसका कुछ मुख्यालय भी होगा, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ये कहाँ पर इसका मुख्यालय? पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और इसमें कुल देश 193 देश इसमें शामिल है, याद रखेंगे। अच्छा, बात आती है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है तो भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन से कितने हैं भैया? 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो सबसे नए नए जो अभी हाल ही में किस को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, इसे देखेंगे। तो ये है सबसे पहले, ये अभी है 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया सितंबर 2023 में, शांति निकेतन को, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन को, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको 41वां विश्व धरोहर स्थल की सूची में घोषित किया गया है। इसके अलावा होयसल मंदिर है, ये कर्नाटक में स्थित है। इसको सितंबर 2023 में ही 42वां विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आपको याद रखना होगा भैया कि भारत में विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 42 हैं। 41 में कौन सा? शांति निकेतन है। और 42 में है होयसल मंदिर। आपको ये जरूर याद रखना है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने विजयनगर साम्राज्य को किसके रूप में वर्णित किया है, तो ये विजयनगर साम्राज्य को किसके रूप में वर्णित किया है, उस राज्य के समकालीनों ने, उस साम्राज्य के समकालीनों ने। ऑप्शन ए गजपति साम्राज्य, ऑप्शन बी कर्नाटक, आंध्र साम्राज्य या फिर स्थलपति साम्राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक साम्राज्य। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य को उस साम्राज्य के समकालीनों ने कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित। तो गजपति साम्राज्य को गंगा वंश को वर्णित करता है गजपति साम्राज्य, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था इस साम्राज्य ने। बात करेंगे आंध्र साम्राज्य की, तो आंध्र साम्राज्य वर्णित करता है काकतीय राजवंश को। किसको भैया? काकतीय राजवंश को, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब बात हो रही है थोड़ी सी विजयनगर साम्राज्य की। थोड़ा हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। देखिए विजयनगर पर शासन करने वाले कुछ वंश थे। तो पहले तो याद रखेंगे भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने स्थापना की थी, जिसके हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो हरिहर हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक बना था, और संगम वंश ने 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया था। 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश ने शासन किया था। ठीक है, और अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम शासक कौन था भैया? विरूपाक्ष द्वितीय। तो विजयनगर पर शासन करने वाला पहला वंश था संगम वंश। इसके बाद आया था शालू वंश। शालू वंश ने 1485 से लेकर 1505 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, और इसके संस्थापक थे सालू नरसिंह। कौन थे भैया? सालू नरसिंह थे, जिन्हें प्रथम बलापहार की उपाधि दी गई। इसके अलावा इसके अंतिम शासक थे इम्मादी नरसिंह। कौन थे भैया? इम्मादी नरसिंह, याद रखेंगे। बात करते हैं तुलुक वंश की। इस पर तीसरा वंश था तुलुक वंश। तुलुक वंश ने शासन किया था 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक तुलुक वंश ने शासन किया था। तो इसके संस्थापक कौन थे भैया? इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। कौन थे भैया? वीर नरसिंह, जो द्वितीय बलापहार की उपाधि प्राप्त की। और अंतिम शासक थे सदाशिव। तुलुक वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव, याद रखेंगे। बात आती है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश ने शासन किया था 1570 से लेकर 1652 तक आरवीडू वंश ने शासन किया था। अच्छा, इसके संस्थापक तिरुमल थे, और अंतिम संस्थापक थे अंतिम शासक थे इसके रंग तृतीय। कौन थे भैया? रंग तृतीय। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के कुछ प्रशासक अधिकारियों की, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखिए, उस समय के राजा को राय दिग्विजय की उपाधि दी गई थी, राय दिग्विजय कहा जाता था। इसके अलावा सैन्य कमांडर को अमरा नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सैन्य कमांडर को अमरा नायक कहा जाता था। और सचिव को रायसम कहा जाता था, और लेखपात्र को कर्णिकम कहा जाता था, और गृह मंत्री को माननीय प्रधान कहा जाता था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीकी का उपयोग करते हैं? वॉलीबॉल में तो स्क्रीन तकनीक का यूज होता ही है। इसके अलावा किस खेल में स्क्रीन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है भैया बास्केटबॉल के लिए। इसके लिए बास्केटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लेकर आया था? स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लेकर आया था? तो स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लेकर आए थे लॉर्ड रिपन। कौन लेकर आए थे भैया? लॉर्ड रिपन लेकर आए थे। अब थोड़ा लॉर्ड रिपन के बारे में देखेंगे, इसके अलावा मेयो, कैनिंग, लिटन, इन सब के बारे में हम अभी देखेंगे। हम थोड़ा लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। देखिए, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लेकर आया था, और इसने क्या क्या किया था? देखिए, 1880 से लेकर 1884 तक ये भारत का वायसराय रहा था। क्या रहा था भैया? भारत का वायसराय रहा था। देखिए, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे इसका। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर कौन आया था? ये लिटन लेकर आया था, और 1878 में लिटन लेकर आया था, और 1881 में से बंद किसने कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। इसके अलावा श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया भैया कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने ही करवाई थी। ठीक है, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और एक आता है स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव, जिसकी वजह से इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा था? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन लेकर आया था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। और लॉर्ड रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति की थी 1882 ईस्वी में। तो इस नियुक्त तो हंटर आयोग का काम क्या था? हंटर आयोग का काम था 1854 के बाद से देश में शिक्षा और दिशा में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार एवं प्रयासों की समीक्षा करना। ये हंटर आयोग का उद्देश्य था। और हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किसने किया था? भैया? लॉर्ड रिपन ने किया था। याद रखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे थोड़ा मेयो के बारे में। देखो, मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 1872 तक चला, यानी कि 1869 से लेकर 1872 तक चला लॉर्ड मेयो का शासनकाल। अब देखिए मेयो के बारे में, देखिए भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी लॉर्ड मेयो ने। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कृषि विभाग की स्थापना कराई थी लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी, आप इसे भी याद रखेंगे। और सांख्यिकी 1872 में भारत की पहली जनगणना कराई थी, जो कि अनौपचारिक थी भारत की पहली जनगणना, लेकिन औपचारिक जनगणना जो थी वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। और सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन कराया था। सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किसने कराया? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। इसके अलावा अब इसकी हत्या कर दी गई थी पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई, एक अफगानी सैनिक के द्वारा लॉर्ड मेयो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे लिटन के बारे में। ठीक है, लिटन जो भारत का वायसराय रहा था, ये 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय रहा था। अच्छा, इसने क्या क्या किया था इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, ये भारतीयों के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 स्थापित किया था इसने। कौन सा अधिनियम भी स्थापित किया था? भारतीय शस्त्र अधिनियम स्थापित किया था। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय शस्त्र अधिनियम कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिटन लेकर आया था। और 1879 में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये किसने कर दी थी? ये लॉर्ड लिटन ने करी थी। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लिटन ने कर दी थी। आपको ये याद रखना होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये। ठीक है, इसके अलावा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया? लॉर्ड लिटन लेकर आया था। अब बात करेंगे कैनिंग के बारे में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल। देखिए, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत का पहला वायसराय था। जैसे कि आपको पता है कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ, यानी कि विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। इसके अलावा है 1857 में इसने कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसने लॉर्ड कैनिंग ने। और इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, 1856 में लागू किया। इसमें सहयोग किसने दिया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसमें सहयोग दिया था। इसके अलावा 1859 ईस्वी में इसके शासनकाल में नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ भैया? नील विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। और इसने मैकाले के द्वारा प्रतिपादित भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को 1860 में कानूनी रूप दिया गया। यानी कि लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को 1860 में लागू किया। और नागरिक विधि संहिता 1859 में, और फौजदारी विधि संहिता 1861 में इन्होंने निर्माण किया और इसको भारत में लागू किया था। आईपीसी को कौन लेकर आया था? लॉर्ड कैनिंग लेकर आया था। 1860 में लेकर आया था, 1860 में लेकर आया था, आपको याद रखना होगा। रखेंगे। और इसने भारत में पहली बार आयकर लगाया, और जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहला वाला इनकम टैक्स लगाया गया, इसने लगाया था, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? तो वो किया गया 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कितने में? कौन कौन से इसे देखेंगे। देखिए, हमारे पास तमिलनाडु का मैप है। ठीक है, ये 7 कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सातों कलर, ये 7 वर्गों में विभाजित किया गया है जलवायु क्षेत्र को तमिलनाडु के। देखिए, पहला आया था उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बाद फिर ये वाला जो आता है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है। कौन सा क्षेत्र आता है भैया? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। फिर आता है ये पश्चिमी क्षेत्र आता है, ये पूर्व पश्चिम में है ना, ये इसलिए इस वजह से ये पूर्व पश्चिमी, केवल पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है।
ये आपका कावेरी डेल्टा क्षेत्र आता है, ये हमारा कावेरी डेल्टा क्षेत्र है, आता है दक्षिणी क्षेत्र, ये हमारे पास दक्षिणी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है भैया? दक्षिणी क्षेत्र है ये वाला। फिर आता है उच्च वर्षा क्षेत्र, और उच्च वर्षा क्षेत्र कौन सा है? ये वाला उच्च वर्षा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, उच्च वर्षा क्षेत्र ये वाला है। फिर पहाड़ी और उच्च ऊंचाई क्षेत्र है, ये अपन हमारा पहाड़ी और उच्च उच्च ऊंचाई क्षेत्र है। तो ये तमिलनाडु को इस तरह से 7 कृषि क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो देखिए तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा होती है। तमिलनाडु में याद रखेंगे, तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा होती है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, तो आते हुए मानसून की वजह से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? आते हुए मानसून की वजह से सबसे पहले वर्षा केरल में होती है। कहाँ पर होती है भैया? केरल में होती है। लौटते हुए मानसून की दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व होती है। और आते हुए मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम होती है। याद रखनी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति किसने 28 जनवरी 1953 को किया था? तो उस समय के भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिसने संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, आप इसे देखेंगे। देखिए इसका जो उद्घाटन कब हुआ था संगीत नाटक अकादमी का? 28 जनवरी 1953 में हुआ था। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 10 साल तक वो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो किसने किया होगा भैया? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन्होंने भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 से लेकर 1962 तक शासन किया है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये भारत के पहले बार राष्ट्रपति थे, और ये 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। यानी कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से एकमात्र ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बात करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1962 से लेकर 1967 यानी कि 1967 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और इनके सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे भैया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है, याद रखेंगे। बात होती है जाकिर हुसैन की। देखिए जाकिर हुसैन का शासनकाल 1967 से लेकर 1969 तक रहा। हम कह सकते हैं ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए भारत के राष्ट्रपति की चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है। कहाँ से कहाँ तक है भैया? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है। और आपको सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। सारे आर्टिकल की हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है पकानिको का द्वयोदशम। क्या भैया? पकानिको का द्वयोदशम। इसमें इसमें देखिए हर एक अक्षर का मतलब हर एक आर्टिकल में आता है। जैसे कि प का मतलब राष्ट्रपति का पद है। प से क्या है? राष्ट्रपति का पद। का मतलब होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा नी का मतलब होता है निर्वाचन। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। इनका निर्वाचन कैसा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से इनका मतदान होता है, याद रखेंगे। अच्छा, फिर आती है हमारे पास क्या? को सा मतलब होता है निश्चित कोटा। देखिए राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ते हैं तो इनको वोट का निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए। निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए, तभी इनके वोटों की काउंटिंग होगी। और निश्चित कोटा कितना होता है? कुल वोट अपॉन कुल प्रत्याशी +1 और +1, ठीक है, ये निश्चित कोटा होता है, याद रखेंगे आप उसे। का मतलब होता है कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भैया? 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब बात आती है दू की। तो देखिए इनका दोबारा निर्वाचन भी हो सकता है। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। तो दोबारा निर्वाचित होने वाले कितने राष्ट्रपति हैं? केवल एक ही राष्ट्रपति है। वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं। वो हमने अभी बताया है आपको। अच्छा, बात आती है योग की। योग का मतलब होता है योग्यता। तो राष्ट्रपति के पद पर खड़े होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आर्टिकल 58 में कहा गया है। इसके अलावा द के मतलब होता है दशा। द से मतलब क्या हो जाता है भैया? दशा। यानी कि राष्ट्रपति के साथ साथ कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ये राष्ट्रपति के पद पर खड़े होने के लिए। जैसे कि पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कोई सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। बात आती है आर्टिकल 60 में श से मतलब होता है शपथ। शपथ, राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता भी? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं भैया? मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं,
ठीक है। ऊपर लास्ट में आता है माँ, माँ का मतलब महाभियोग, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा है। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता तो भाग लेती नहीं है, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेता है। देखिए लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, विधानसभा के सदस्य, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया है, तो दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर से बता दूंगा, एक लाइन में बताऊंगा। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और सभी जहां जहां विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब बात आती है भैया लोकसभा और राज्यसभा में। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, और विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भैया कौन कौन भाग लेता है, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गैर कर राजस्व किसका हिस्सा होता है। गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यह किसका हिस्सा है। राजस्व व्यय का, राजस्व प्राप्तियों का, पूंजीगत व्यय का और पूंजीगत प्राप्तियों का। देखिए गैर कर राजस्व जो है वो व्यय का तो हिस्सा नहीं होगा ना, तो ऑप्शन ए और सी तो कट ही जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व प्राप्तियों का। ठीक है, गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा होता है। देखिए क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है राजस्व और पूंजी से रिलेटेड। कभी राजस्व आय से पूछेगा, कभी पूंजीगत आय से पूछेगा, तो राजस्व व्यय से पूछेगा, कभी पूंजीगत व्यय। इसकी मैंने डेफिनेशन बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको पास यहाँ पे मैंने प्रस्तुत की है, आप इसे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाए। राजस्व प्राप्ति क्या होती है, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज हमने इसे दिखाया है। देखिए ऐसी प्राप्ति जो सरकार को वापस नहीं करनी पड़े वो राजस्व प्राप्ति में आ जाती है। और आप कहेंगे भाई ऐसी कौन सी प्राप्ति है जो सरकार को वापस नहीं करनी पड़ती, जैसे कि टैक्स। अगर सरकार हमसे टैक्स लेती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक टैक्स देता है। या कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग देते हैं। इसके अलावा किराया, हम अगर बस से जाएं या फिर हम किसी ट्रेन से कहीं जाते हैं तो हमें किराया देना पड़ता है, वो सब सरकार के पास जाता है। इसके अलावा स्टाम्प फीस, फॉर्म वगैरह जो होता है, ये सारी सारी की सारी चीजें केस में आती हैं, राजस्व प्राप्ति में आती है। ठीक है, कर राजस्व जो होता है, सॉरी ये कर जो होता है वो कर राजस्व कहलाता है। किराया, स्टाम्प फीस, फॉर्म, ये गैर कर राजस्व होते हैं। ये कैसे राजस्व होते हैं, ये गैर कर राजस्व होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सब राजस्व प्राप्ति में आ जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है पूंजीगत प्राप्ति की। हमने राजस्व प्राप्ति देख लिया, अब हम थोड़ी पूंजीगत प्राप्ति को देखेंगे। देखिए पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, ये ऐसी प्राप्ति होती है जो सरकार को वापस करनी पड़े या फिर कोई सामान बेचकर प्राप्त हुई राशि को पूंजीगत प्राप्ति में आ जाती है। जैसे कि हम इसे देखते हैं, जैसे कि लोन लेना, जैसे सरकार किसी विदेश से लोन ले लेती है तो सरकार को उसे वापस करना पड़ेगा ना, तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाती है। बॉन्ड पेपर, जब हम कभी बॉन्ड पेपर खरीदते हैं तो उस बॉन्ड पेपर को वापस लेने जाते हैं तो हमें वो पैसा चाहिए, तो ये पूंजीगत प्राप्ति में। बीमा, आप कोई बीमा खोलते हैं तो आप बीमा देते हैं, मतलब किस्त बाई किस्त आपको जमा करते रहते हैं आप, मतलब LIC वगैरह में, फिर आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है, तो सरकार को पैसा वापस करना पड़ा ना, तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा सरकारी संपत्ति का विनिवेश करना। ठीक है, विनिवेश का मतलब क्या होता है, किसी सरकारी चीज को प्राइवेट बना देना, वो विनिवेश कहलाता है। किसी भी सरकारी चीज को प्राइवेट बना देना वो क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। लेकिन जब किसी प्राइवेट चीज को सरकारी बनाया जाता है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं, याद रखेंगे। तो सरकारी संपत्ति का विनिवेश करना, जैसे कि इस समय हो गया रेलवे का विनिवेश। ठीक है, तो ये सब पूंजीगत प्राप्ति में आ जाता है। किस में आ जाता है भैया, पूंजीगत प्राप्ति में आ जाता है। इसकी विशेषता भी है। देखिए लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, इसमें सरकार को पैसा इकट्ठा मिल जाता है और सरकार की वर्तमान पूंजी को बढ़ा देता है। जैसे कि लोन लिया सरकार ने तो सरकार को इकट्ठा पैसा मिला ना, और ये बार बार पैसा नहीं मिलता। देखो पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, ये बार बार पैसा नहीं मिलता है, एक बार में पैसा मिल जाता है और इकट्ठा पैसा मिल जाता है पूंजीगत प्राप्ति में, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है भैया हमने प्राप्ति तो दोनों देख ली है, अब आपको पता होना चाहिए राजस्व व्यय कौन सा होता है और पूंजीगत व्यय कौन सा होता है। ठीक है, राजस्व व्यय कौन सा होता है, जिसमें सरकार के द्वारा रोजमर्रा की गतिविधियों में जो पैसा खर्च किया जाता है वो राजस्व व्यय में आता है। तो आप कहेंगे सरकार का भैया रोजमर्रा की गतिविधि क्या होती है, जैसे कि वेतन देना, समाज कल्याण का कोई कार्यक्रम करना, सब्सिडी देना, राशन देना, ये सब राजस्व व्यय में आ जाता है। ठीक है, ये किस में आ जाता है, ये राजस्व व्यय में आ जाता है, उसे हर बार करना ही करना है ये। ठीक है,
इसके अलावा पूंजीगत व्यय में क्या आता है? पूंजीगत व्यय में जो खर्चा होता है वो सरकार देश के बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च करती है, यानी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च करती है। इसमें भारत का विकास होता है, जैसे कि पुल वगैरह बनाए जाते हैं, और इसमें दीर्घकालीन निवेश पर पैसा खर्च किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पुल है, नहर का निर्माण है, एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, इसमें थोड़ा लंबे समय तक काम चलता है और इसमें दीर्घकालीन निवेश किया जाता है, लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है इसमें पैसा। ठीक है, ये पूंजीगत व्यय में आता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, मोटा पैसा खर्च होता है पूंजीगत व्यय में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसमें देश का विकास हो जाता है। पूंजीगत व्यय जो किया जाता है उसमें देश का विकास होता है। ठीक है, याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द प्रतिपादित किया था? तो वॉल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादित किया था? तो क्रोमेटिन शब्द को प्रतिपादित किस वर्ष किया था? तो ये किया था भैया 1879 में। किस वर्ष किया था भैया? 1879 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मार्क्साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? किस भारतीय राज्य में मार्क्साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में? तो ये मनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मनाई जाती है भैया? हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, मनाई जाती है मकर संक्रांति तो किस नाम से मनाई जाती है? तो पंजाब में जो मनाई जाती है वो माघी के नाम से मनाई जाती है, जिसे लोहड़ी का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में घुघुती के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। किसके नाम से मनाई जाती है? घुघुती के नाम से मनाई जाती है। इसके अलावा झारखंड में टुसू के नाम से मनाई जाती है, टुसू के नाम से। आप इसे याद रखेंगे भैया, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये आपका, जैसे कि आपको पता है, ये प्रीवियस ईयर का 25 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में पोंगल में मनाई जाती है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाई जाती है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाई जाती है, और असम में बिहू के नाम से मनाई जाती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी हुई है, मकर संक्रांति को किस किस नाम से किस राज्य में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? दून गठन कौन सा है भैया भारत में सबसे बड़ा? हर के दून है, नालागढ़ दून है, कोटा है, देहरादून है? तो भारत में सबसे बड़ा दून गठन है देहरादून। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदानों और खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपके पास 4 युग्म दे रखे हैं, आपको बताना है भैया कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। जॉन बॉर्डिन ने अतिचालकता का सिद्धांत दिया था। लुई विक्टर डी ब्रोगली ने पदार्थ की तरंग का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा विक्टर फ्रांसिस हेस ने ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत दिया था, या फिर पॉल डिराक ने तरल हीलियम का सिद्धांत दिया था। देखिए भैया, इसमें से जो गलत पूछा है इसने हमसे, तो गलत इसमें है पॉल डिराक ने। पॉल डिराक ने तरल हीलियम का सिद्धांत नहीं दिया था। तो क्या दिया था ये पॉल डिराक ने? तो पॉल डिराक ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में योगदान दिया था। इसमें दिया था भैया, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में योगदान दिया था। बाकी के सब सही है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, क्या नाम है भैया इनका? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप के प्रसिद्ध गुरु थे? तो किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे वेम्पति चिन्ना सत्यम? वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध गुरु थे। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध गुरु थे, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष की गई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। हिंदू महासभा के एक सदस्य ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, आपको याद रखना होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्ति केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से, कथकली से, कथक से, ओडिसी से? काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर शिफ्ट में और मतलब हर साल आता है केलुचरण महापात्रा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है ओडिसी से नृत्य से, ओडिसी से संबंधित हैं, ओडिसी से संबंधित हैं। इसके अलावा ओडिसी से और कौन कौन नर्तक संबंधित है इसे हम देखेंगे। इसके अलावा है सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे आप इसे। इसके अलावा हरे कृष्ण बेहरा, संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्र और सुजाता महापात्र, और मीनाती मिश्रा
और माधवी मुदगल ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। कौन कौन से भैया? सोनल मानसिंह, हरिकृष्ण बेहरा, संयुक्ता पनिग्राही, केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, इसके अलावा मीनाती मिश्रा और माधवी मुदगल ये ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार हैं। हम बात करेंगे कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी के देखेंगे, कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार देखते हैं। कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार हैं अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी और शोभा नायडू ये कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार हैं। ठीक है, हम कथकली और कथक को भी देख लेते हैं। देखिए कथकली और कथकली के देखेंगे तो कथकली के हैं आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। कौन कौन? आनंद शिवरामन और कृष्णन कुट्टी, और है मृणालिनी साराभाई, और है कृष्ण नायर, और हैं शांताराव और गोपीनाथ। ये कथकली के कुछ कलाकार हैं, याद रखेंगे। हम कथक के देखेंगे, कथक के हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण। कौन कौन? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण ये कथक के हैं। इसके अलावा है नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, कुमकुम धर और उमा शर्मा ये कथक के कुछ कलाकार हैं, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 137। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 137 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। अच्छा, तो 139 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल 139 में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट जारी कर सकता है। जैसे आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के मामले में आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन मौलिक अधिकार के अलावा अगर और कोई मामला है उस पर रिट जारी करना है तो वो आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों पर रिट जारी की जाती है। तो ये रिट कितने प्रकार की होती हैं भैया? तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार प्रच्छा, और इसके अलावा प्रतिषेध और है उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। कौन करते हैं भैया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके जारी करते हैं। बात करेंगे हम थोड़ा सा आर्टिकल 132 और 131 के बारे में। आर्टिकल 132 में है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील, यानी कि अगर हाई कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार, यानी कि कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। आर्टिकल 131 के तहत क्या है? आर्टिकल 131 के तहत कुछ ऐसे मुकदमे जिन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। जैसे कौन से मुकदमे होते हैं? जैसे केंद्र राज्य विवाद, केंद्र का राज्य का विवाद हो जाएगा तो डायरेक्ट उसे सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी। इसके अलावा दूसरे में आता है राज्य राज्य विवाद, और तीसरे में आता है एक और केंद्र हो जाए, कुछ राज्य हो जाए तथा कुछ और अन्य राज्य हो जाए, उनके बीच विवाद हो जाए तो आर्टिकल 131 के तहत डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्तित संयोजकता होती है? तो किस तत्व की परिवर्तित संयोजकता यानी कि वेरिएबल वैलेंसी किसकी होती है? तो इसमें से वेरिएबल वैलेंसी आयरन की, सोडियम की, सल्फर की, मैग्नीशियम की। ठीक है, जो वेरिएबल वैलेंसी जो होती है वो आयरन की होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए आयरन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें।